कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि नेविगेशन का मतलब क्या होता है। नेविगेशन का सबसे बड़ा मतलब होता है अपनी पोजीशन ढूंढना, या ये समझना वेयर एम आई एट सी और ऑन दी अर्थ, सिंपल। अब नेविगेशन का मतलब सिर्फ पोजीशन फाइंडिंग ही नहीं है, पोजीशन फाइंडिंग मेजर पर्पज है। एट द सेम टाइम हमारे को ए से बी तक यानी कि कहीं से कहीं तक जाना भी है, तो उसके लिए हमें रास्ता भी बनाना पड़ेगा जो कि सेफेस्ट हो, शॉर्टेस्ट हो, इकोनॉमिकल हो। सेफेस्ट हो, शॉर्टेस्ट हो, इकोनॉमिकल हो, वायबल हो, ठीक है। और फिर उस रास्ते को बनाकर हमें उसको फॉलो भी करना है। यही नेविगेशन का मतलब था। अब नेविगेशन में पोजीशन फाइंडिंग जो है वो हमने ये देखा, कल समझा था कि हमारे पास मोटा मोटी हमारे पास 3 तरीके हैं अपनी पोजीशन निकालने के। या तो हम जीपीएस से निकाल सकते हैं, या 3 कह लो 4 कह लो, रडार से निकाल सकते हैं, या फिजिकल बियरिंग से निकाल सकते हैं, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनली जो मेथड था हमारा वो था सेलेस्टियल नेविगेशन। तो सेलेस्टियल नेविगेशन का मतलब ये था कि अपनी पोजीशन समुद्र में निकालना यूजिंग सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब सूरज चांद सितारे, मोटा मोटी उनको यूज करके अपनी पोजीशन निकालना। तो जब हमारे को ये बात समझ में आई तो हमने एक ताना बाना बुनना शुरू किया, एक कहानी बनानी शुरू करी कि भाई हम अपनी पोजीशन अर्थ पे निकालना चाह रहे। तो पहले हम अर्थ को समझ लें, थोड़ा थोड़ा अर्थ को समझ लें, और वहां से एक लीड लें कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। इस बात को समझते हुए हमने अर्थ की शेप का थोड़ा सा स्टडी किया। हमने अर्थ के स्किन को पील ऑफ करके एक चार्ट बना दिया। चार्ट बनाने के बाद उस पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ड्रॉ कर दिए, और हमने देखा कि अगर मेरे पास एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड होगा तो मैं अपनी पोजीशन निकाल सकता हूँ अर्थ के ऊपर। और हमने ये सिस्टम बना लिया अर्थ के ऊपर। अब बात आई कि ये तो पोजीशन तो हो गई, बट वो मुझे मिलेगी कैसे अगर मैं सूरज चांद सितारों की से अपनी पोजीशन निकालना चाहूँ। तो हमारे को कोई सिस्टम, कोई तरीका, कोई प्रोसीजर बनाना था। अब इसमें कवायद शुरू हुई, कुछ सोचना शुरू किया, तो हमने कहा चलो इमेजिनेशन करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि ये जो आसमान सा हमारे को दिखाई देता है उसके बारे में। इस बात को समझते हुए हमने एक सेलेस्टियल स्फीयर की कल्पना करी। यू इमेजिन वन सेलेस्टियल स्फीयर व्हिच इज बेसिकली अ स्फीयर ऑफ इनफाइनाइट रेडियस having a common center with the earth। इस पर हमने एक प्रोजेक्शन ऑफ अर्थ की एक प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट करी, और उससे हमें एक कई चीजें मिली। एक तो हमारे को मिले सेलेस्टियल मेरिडियंस, एक हमारे को मिले पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशंस, एक हमारे को मिला इक्विनॉक्शियल, एक हमारे को मिला नॉर्थ सेलेस्टियल पोल और साउथ सेलेस्टियल पोल। ये सारी जो चीजें मैंने अभी बताई है, ये सारी चीजें अर्थ की प्रोजेक्शंस थी। अर्थ पे नॉर्थ पोल था, सेलेस्टियल स्फीयर पे नॉर्थ सेलेस्टियल पोल था। अर्थ पे साउथ पोल था, उस पे साउथ सेलेस्टियल पोल था। अर्थ पे इक्वेटर था, उस पे सेलेस्टियल इक्वेटर या इक्विनॉक्शियल बना दिया हमने। अर्थ पे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं, सेलेस्टियल स्फीयर पे हमने पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशंस बना दिए। हमारे इसमें होते हैं, उस पे हमने नाम दे दिया सेलेस्टियल मेरिडियंस का। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। क्या मेरी ये सारी बात जो मैंने कल बताई थी और अभी नट शेल में कल तक का जो पढ़ाया हुआ था वो मैंने रिकैप कराया, क्या किसी को इसमें कोई परेशानी, एनीबडी हैज एनी डाउट ऑफ एनी काइंड, प्लीज आस्क मी। ओके, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? इज इट माय इंग्लिश, हिंदी, my pronunciation, my speed is all okay with you guys? Yes sir. Okay. चल, कल हमने थोड़ा सा और भी पढ़ा था। हमने एक चीज ये भी देखी थी कि हमारी जो अर्थ है उसकी 3 मोशंस हैं, जिसमें से तीसरी मोशन का हमें कोई नफा या नुकसान नहीं है, ना हमें उसके बारे में जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एज फार एज हमारी पोजीशन फाइंडिंग इज कंसर्न, एज फार एज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेविगेशन इज कंसर्न। बट उसकी जो पहली 2 मूवमेंट्स है, यानी कि रोटेशन, हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे 24 घंटे के हिसाब से स्पिन करती है, रोटेट करती है, उसी को रोटेशन कहते हैं। ये जो एक्सिस है अर्थ की एक्सिस, ये बिल्कुल सीधी ना होकर के, मतलब बिल्कुल सीधी ना होकर के थोड़ी सी टेढ़ी है, ऐसे। इसको कहते हैं एक्साइल टिल्ट।
एक्सिस का टिल्ट इज कॉल्ड एक्साइल टिल्ट। और ये जो टेढ़ी होने के बाद में हमारी अर्थ सूरज के आसपास 365 दिन के हिसाब से चक्कर लगाती है, उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। इस रेवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि ये टेढ़ा होकर के चक्कर लगाती है, एक नया पाथ बनता है 365 दिन की, अगर हम प्रोजेक्शन करें सेलेस्टियल स्फीयर पे। इस पाथ को, जो कि एक ग्रेट सर्कल होता है, ग्रेट सर्कल, अच्छा अभी बताता हूँ ग्रेट सर्कल क्या होता है। ग्रेट सर्कल जो है उसको एक्लिप्टिक कहते हैं। क्या ये बात सही है? यस सर। कई लोग सो तो नहीं रहे, मेरी कहानी, मैं कहीं कहानी सुना रहा हूँ या नींद आ रही है या बोरियत सी लग रही है? नहीं। अच्छा ठीक है। अब मैं ग्रेट सर्कल की बात कर रहा था। दो टाइप के सर्कल्स हैं जो हमने डिफाइन करे हैं, एक है ग्रेट सर्कल और एक है स्मॉल सर्कल। अब ये ग्रेट सर्कल और स्मॉल सर्कल को समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। हम सब प्याज की सलाद खाते हैं, क्या ये बात सही है? अब प्याज की सलाद खाने के ना 4 तरीके हैं, जो मेरे को मालूम 5वां भी हो सकता है और मुझे याद नहीं आ रहा हो। या तो हम ये जो प्याज है, मान लेते हैं ये प्याज है, तो या तो हम प्याज की स्लाइस ऐसे करते हैं, है ना, ऐसे स्लाइस करते हैं, या हम ऐसे काट देते हैं प्याज को, सलाद की बात कर रहा हूँ, या हम विनेगर अनियन, जो पूरा पूरा छोटा छोटा अनियन होता है, वैसा खाते हैं, या फिर हम उसकी पतली पतली धारियां सी बना लेते हैं, वैसे हम सैलड ऑफ अनियन खाते हैं। क्या ये बात सही है? है ना? तो जो पहला तरीका है, यानी कि ये वाला, मतलब अगर मैं इसको ऐसे काटूं प्याज को गोल गोल गोल, तो बड़ी सारी लेयर मिलेंगी मेरे को, गोल गोल सी, कुछ छोटी, कुछ उससे बड़ी, कुछ बड़ी। हाँ जी सर, एक बार प्लीज ग्रेट सर्कल फिर से एक्सप्लेन कर दिएगा सर, वाईफाई बंद हो गया सर। हाँ बेटा, मैंने अभी एक्सप्लेन करना शुरू किया है, अभी मैंने खत्म नहीं करा सर। बिल्कुल आप ग्रेट सर्कल तो सुनाई नहीं दिया सर। नहीं, मैं अभी तक तो प्याज की सलाद, अभी मैंने ग्रेट सर्कल बताया ही नहीं है। अच्छा ओके सर, ओके सॉरी सर। ठीक है, अभी मैं सिर्फ सलाद खिला रहा था बच्चों को, मैं अब बताऊंगा अभी ग्रेट सर्कल क्या है। तो मैं ये कह रहा था कि जो गोल गोल तरह की प्याज हमारे को मिलती है, प्लेन्स में हम काटते हैं, तो उसमें कुछ छोटी होती है, कुछ उससे बड़ी होती है, और एक सबसे बड़ी होती है सेंटर वाली। क्या ये बात सही है? यस सर। बिल्कुल सही बात है। जो सेंटर वाली, जो पतली सी लेयर है, गोल सी लेयर, सबसे बड़ी वाली लेयर है, वो ग्रेट सर्कल है, जिसके अंदर में जो प्याज है उसका सेंटर होता है। बाकी जितनी भी छोटी छोटी सी लेयर है, एक सेकंड, आज 21 है 22 है 21 है। ठीक है। हाँ, तो ये जो प्याज था, इसमें जो ये सेंटर वाली लेयर थी और बहुत सारी जो अलग लेयर थी, सिर्फ ये वाली जो लेयर है, ये ग्रेट सर्कल, ये सारे स्मॉल सर्कल कहलाते हैं। इसमें से, इन स्मॉल सर्कल में से कभी भी सेंटर ऑफ द स्फीयर नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? प्लस जो ग्रेट सर्कल होता है, वो स्फीयर को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जैसा कि ये सेंटर वाली डिवाइड करती है। क्या ये बात सही है? यस सर। यस, है ना? सो जो हमारा इक्विनॉक्शियल है, वो एक ग्रेट सर्कल है। क्या ये बात सही है? यस सर। पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन आर स्मॉल सर्कल्स। क्या ये बात भी सही है? यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को भूलना नहीं कि जो पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशंस हैं, वो सारे ही स्मॉल सर्कल्स हैं। इक्विनॉक्शियल ग्रेट सर्कल है। अब मुझे एक बात बताओ, जो सेलेस्टियल मेरिडियंस हैं, वो क्या है? सारे ग्रेट सर्कल है। हाँ, सारे सेमी ग्रेट सर्कल्स। सेमी ग्रेट सर्कल, वेरी गुड। द सेलेस्टियल मेरिडियन, देखो दो, नॉर्थ सेलेस्टियल पोल, साउथ सेलेस्टियल पोल। एक ये जो मेरिडियन मैंने बनाया, ये सामने वाला हिस्सा है,
और एक इसके पीछे वाला हिस्सा भी होगा ना, ये पूरा यानी कि दिस इज ऑल्सो मेरिडियन एंड दिस इज ऑल्सो मेरिडियन, आगे और पीछे वाला हिस्सा। क्या ये बात सही है? तो ये जो मेरिडियंस हैं दोनों मिलके टुगेदर इज अ ग्रेट सर्कल। बट अगर मैं सिर्फ मेरिडियन की बात करता हूं तो मेरिडियन सिंपल सिंगल मेरिडियन इज ए सेमी ग्रेट सर्कल। क्या ये बात भी समझ में आ रही है? है ना? तो एक एक वर्ड, एक एक चीज को हम क्लैरिफाई करके चलेंगे, एक एक वर्ड को, तो हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। पर हमने अगर कोई भी चीज को ऐसा मान लिया कि मुझे मालूम है, अज्यूम कर लिया और गलत चीज पता है, तो फिर हम कंफ्यूज होते रहेंगे जिंदगी भर नेविगेशन में। ठीक है? तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, यही सारे गेम है, सारे बेसिक इसी में अटका हुआ है। तो कल जो मैंने दो ग्रेट सर्कल्स बनाए थे, एक इक्विनॉक्शियल और एक्लिप्टिक, वो दोनों ग्रेट सर्कल्स थे। वो दोनों ग्रेट सर्कल एक दो पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे थे। द फर्स्ट पॉइंट जिसपे वो कोइंसाइड कर रहे थे उसका नाम था फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज, सामने वाला हिस्सा, और एक पीछे वाला हिस्सा था जहां पर वो कोइंसाइड कर रहे थे, उसको कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ लीब्रा। यहीं तक मैंने कल पढ़ाया था। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा था उसको कहते हैं ऑब्लिगिटी। दोबारा बना देता हूँ। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे अर्थ पे तो अपन लैटिट्यूड्स के पैरेलल पे जो दूसरे लैटिट्यूड्स होते हैं उनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स ले लेते हैं, बट ग्रेट सर्कल में अपन पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन ले रहे हैं, तो क्या अपना जो इक्विनॉक्शियल है वही डेक्लिनेशन है? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। इक्विनॉक्शियल डेक्लिनेशन थोड़ी है। डेक्लिनेशन का मतलब है इक्विनॉक्शियल से ऊपर या नीचे तक का डिस्टेंस। मेरी बात समझा? यस सर, बट जैसे अभी अपन ने हर एक टर्म इसकी अच्छे से पढ़ ली कि इक्विनॉक्शियल क्या है, पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन क्या है, बट पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन में जो डेक्लिनेशन आ रहा है एक बार ही वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देते तो। अभी हमने पढ़ा नहीं है वो, अभी मैं ये सारी चीजें इक्विनॉक्शियल सिस्टम में बताऊंगा। ओके सर, ओके। अभी मैं सिर्फ हल्का हल्का सा आइडिया दे करके मूव कर रहा हूँ और बहुत सारी डेफिनेशन ऑफ डेक्लिनेशन फॉर एग्जांपल और समझाने वाला हूँ। पर फिर भी जो तूने बात कर दी है, मैं अभी तेरी बात को और क्लैरिफाई कर देता हूँ, समझते हैं। लेट्स से ये हमारा सेलेस्टियल स्फीयर है, सपोज दिस इज आवर सेलेस्टियल स्फीयर, ये हमारा इक्विनॉक्शियल है। ठीक है? ये नॉर्थ सेलेस्टियल पोल है, ये साउथ सेलेस्टियल पोल है। इक्विनॉक्शियल के पैरेलल ये जो मैंने अभी बनाए हैं ये सारे हैं पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन। सही है? दीज ऑल आर पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है? ये पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन है। अब अगर कोई बॉडी यहां पर है, लेट्स से, तो यहां से यहां तक का जो उसका डिस्टेंस है, इक्विनॉक्शियल से जो उसका डिस्टेंस है, उसको डेक्लिनेशन कहते हैं, सिंपल भाषा में। तेरी बात समझ में आई बेटा? सर एक बार ये और वीडियो कनेक्शन चला गया था। हाँ, किसका नेटवर्क चला गया भाई? मोहम्मद जाफरी? नो सर, मेरा ऑनलाइन हूँ सर। अच्छा, किसी ने तो बोला था अभी किसका नेटवर्क चला गया? हाँ सर मेरा ही, जिसने क्वेश्चन पूछा था, दिव्यांश। हाँ यस। मैं ये कह रहा हूँ इक्विनॉक्शियल से अगर कोई बॉडी यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको डेक्लिनेशन कहते हैं। सपोज कोई बॉडी यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको डेक्लिनेशन कहते हैं। ओके सर, ओके। ठीक है सर, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है ना? कोई भी पॉइंट होता कहीं भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात। यस एनीवेयर, यस। एब्सोल्युटली एनीवेयर। ठीक है? चलो, अच्छा मैं जो बता रहा था वो भूल गया अभी मैं। ओके, तो कल जो मैंने डायग्राम बनाया था, दोबारा बनाया, इसको कुछ बनाना किसी को? एनीबॉडी वांट्स टू मेक एनीथिंग, प्लीज मेक इट, गिविंग यू टाइम। हमारी 6 घंटे की ना रोज की क्लासेस होती हैं। अगर तुम 6 घंटे में, मान लेते मिनिमम मैं कहूँ कि तुम 4 स्क्रीनशॉट ले रहे हो एक क्लास में, तो 6 चौक 24 स्क्रीनशॉट तुमने लिए 6 घंटे में। एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अब हफ्ते में 5 दिन, 24 पंजे 120 हर हफ्ते, तकरीबन हमारे पास 17 हफ्ते की क्लासेस होती हैं। तकरीबन 2000 स्क्रीनशॉट तुम लोगे। तुम मुझे बताओ क्या फायदा होगा उस स्क्रीनशॉट का? नहीं सर, सब चीज का स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं, मोस्टली नोट डाउन करते हैं, बट जिसमें थोड़ा जल्दी रहता है तो उसकी स्क्रीनशॉट लेते हैं। मैं जल्दबाजी में नहीं कराना चाहता, मैं चाहता हूँ तुम नोट डाउन करो। टेक, आई एम गिविंग यू टाइम टू नोट डाउन प्रॉपरली। कभी भी मैं जल्दबाजी में नहीं पढ़ाता हूँ, तो प्लीज नोट डाउन प्रॉपरली, डोंट टेक स्क्रीनशॉट। जहां पे स्क्रीनशॉट की जरूरत होगी मैं जरूर बताऊंगा स्क्रीनशॉट ले लो।
बट जहां पर कॉपी पे बनाने वाली चीजें वो कॉपी पे बना लो। आई एम गिविंग यू टाइम, ओके 5 मिनट दे रहा हूँ, चलो। अच्छा, एक और चीज मैं चाहता हूं, आप लोग सब ऐसी एक छोटी सी स्फीयर खरीदे। इसकी कीमत जो मैंने खरीदी बाजार में 10 रुपए की आई थी ये मेरे को, और इसको लिए हुए मुझे तकरीबन 1.25 साल से 1.5 साल हो गया। तो 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। मैं चाहता हूं सब लोग ऐसा एक छोटी सी स्फीयर, ऐसा वाला प्लास्टिक वाला हल्का वाला थोड़ा सा बड़ा ऐसा स्फीयर खरीद लें। क्या आप लोग सब 10 रुपए खर्च कर लेंगे? बट सर कोविड है, सब कुछ बंद है सर। किसने बोला हाँ, सब कुछ सर। बंद है? अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, सब कुछ बंद है, तुमने अटका दिया मेरे को ना थोड़ा सा। वैसे मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जो किराने की दुकानें होती हैं जिसपे आटा सामान बिक रहा है वो मिल खुली हुई है। किसी किसी किराने की दुकान पे शायद तुम्हारे को ऐसी कोई बॉल मिल भी जाए। अब बात ये है कि लॉकडाउन का टाइम है, मैं समझता हूँ ये बात, कोई बात नहीं, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब चले जाना भाई, बट प्लीज सर अभी तो पुलिस के डंडे मारने वाली वीडियोस भी आ गई हैं, वापस चालू हो गया। मुझे लगता है भाई को पड़ भी गया है। नहीं सर, मैं कमरे में बंद हूँ। मजाक कर रहा हूँ यार। तो इससे क्या होगा, ये छोटी सी चीज है पर इससे नेविगेशन समझने में काफी आसानी होगी। मैं इस पे समझाऊंगा, ये सब जो डायग्राम्स बनाए हुए मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ, सारा मिटाऊंगा, तुम्हारे को नहीं दिखे समझाऊंगा हर चीज, बट आसानी होगी, चीजें समझने में बहुत आसानी होगी। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है? चलो आगे बढ़ रहा हूँ, अब मिटा रहा हूँ मैं इसको। और फिर कल तक जहाँ पहुंचे थे वहां पे पहुंचते हैं और फिर वहां से अपनी आगे की जर्नी को प्लान करते हैं, नई चीजें सीखते हैं कुछ, और कुछ नई चीजें बताऊंगा आज जो हमारे को नहीं पता है, पता होनी चाहिए। सो लेट्स से दिस इज द सेलेस्टियल स्फीयर। कल वाला डायग्राम बना रहा हूँ, दिस इज इक्विनॉक्शियल, दिस इज चल इसी से बनाते हैं। ये इन दोनों का पीछे वाला हिस्सा बनाया मैंने, दिस इज एरीज, दिस इज लिब्रा, है ना? इस एंगल को क्या कहते हैं? ऑब्लिगिटी। This angle is called obliquity. क्यों है ये? क्यों obliquity? Oblique से obliquity of ecliptic या simply obliquity भी कह सकते हैं, ठीक है? इस पॉइंट पे जिसको कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज कहते हैं, इस पॉइंट पे जब सन, सॉरी अब सन की बात बाद में बताता हूँ। इस पॉइंट पे जब चलो इसी पॉइंट में समझाना पड़ेगा। एक बात बताओ, क्या अभी हम लोग जब पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, क्या हमें लग रहा है कि हमारी पृथ्वी गोल गोल घूम रही है? बताओ। नहीं। नो सर। क्योंकि हम लोग इनसाइड द सिस्टम है। हम अगर सिस्टम के बाहर जाके देखेंगे तभी हमें दिखाई देगा कि धरती घूम रही है, बिकॉज वी आर इनसाइड द सिस्टम। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, इनसाइड द सिस्टम का क्या मतलब हुआ, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। सब लोगों ने ट्रेन जर्नी करी है? यस सर। अब ट्रेन जर्नी 3 अलग अलग कंपार्टमेंट में होती है, या तो जनरल कंपार्टमेंट में, या सेकंड स्लीपर में, या एसी कंपार्टमेंट में। तो मैं चाहता हूं सब लोग एसी कंपार्टमेंट में पहुंचो। एसी कंपार्टमेंट में पहुंचो, थर्ड एसी मान लो, सेकंड एसी मान लो, और अगर फर्स्ट एसी में कभी ट्रेवल किया तो वो मान लेना, एक ही बात है। अब इसमें क्या होता है, जो एसी कंपार्टमेंट्स होते हैं ये बिल्कुल सील्ड कंपार्टमेंट होते हैं, बाहर की कोई आवाज अंदर नहीं आती है। तो जब हम एसी कंपार्टमेंट में बैठे होते हैं, खिड़की के पास जाके बैठो जहां पर के बंद, शीशा बंद है, बिल्कुल कंप्लीटली सील्ड शीशा लगा हुआ है, और जब ट्रेन चलती है कोई भी बाहर की नॉइस अंदर नहीं आ रही होती, तो जब हम बैठे हुए होते हैं बाहर ग्लू करके, बिल्कुल बाहर देख रहे होते हैं, बिल्कुल बाहर को, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम तो स्टेशनरी हैं, बट जो बाहर के खंबे और पेड़ हैं वो पीछे भाग रहे हैं। क्या ये बात सही है? दिस इज कॉल्ड रिलेटिव। लॉजिकली वो स्टेशनरी थे बट हम भाग रहे थे, बट क्योंकि हम इनसाइड द सिस्टम थे, जो सिस्टम भाग रहा था, हमें ऐसा लगा कि बाहर वाले भाग रहे हैं। सेम अप्लाइज टू द अर्थ।
हमें अर्थ पे अंदर बैठे बैठे, अर्थ के ऊपर बैठे बैठे हमें कभी भी महसूस नहीं होता है कि हम रोटेट कर रहे हैं या रिवॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब एक्चुअली में तो हम सूरज के आसपास 365 दिन के हिसाब से चक्कर लगाते हैं, बट क्योंकि हमें महसूस नहीं होता तो हमें ऐसा लगता है कि सूरज हमारे आसपास 365 दिन के हिसाब से चक्कर लगाता है। और इसी अंडरस्टैंडिंग को हमने रियलिटी मान करके कुछ कॉन्सेप्ट्स बना दिए हैं। उसी में ये कॉन्सेप्ट है एक्लिप्टिक का, जिसमें एक्चुअली में तो अर्थ घूम रही है, बट हमने इस एक्लिप्टिक पे किसको घुमाया है? सूरज को घुमाया है। तो ये जो पाथ मैंने एक्लिप्टिक का बनाया है, दिस इज एक्चुअली द पाथ ऑफ द सन। इसको डिफाइन भी ऐसे करते हैं, एक्लिप्टिक इज डिफाइंड एज दी, लिख देता हूं, एक्लिप्टिक इट इज एन अपरेंट का मतलब जैसा हमें प्रतीत होता है, जैसा हमें दिखाई देता है, जैसा हमें लगता है। इट इज एन अपरेंट एनुअल पाथ ऑफ सन ऑन दी, दैट इज आवर मेजर पर्पस ऑफ बीइंग हियर। कल जो मैंने डायग्राम बनाया था, आज उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने इसमें चीजें डाली है। किसी को मालूम है ये डेक्लिनेशन ऑफ सन जीरो यानी फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज वाला पॉइंट अभी इस साल कब आया था? तकरीबन डेट मालूम है किसी को? अभी गया थोड़े दिन पहले सर 23 मार्च को, तकरीबन 21 मार्च के आसपास ये दिन आता है। 21 और ये जो है ये वाला पॉइंट, जब समर सॉल्स्टाइस हम कहते हैं, इस दिन सन की डेक्लिनेशन सबसे ज्यादा होती है, 23 डिग्रीज 26.7। ये वाला दिन आता है 21 जून को, 21 जून को। ये वाला पॉइंट आता है सितंबर 22 या सितंबर 23 को, फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा वाला। और ये वाला पॉइंट आता है 22 दिसंबर को। दिस पॉइंट कम्स एट 22 ऑफ दिसंबर। हमारे हिंदुस्तान में इस पॉइंट पे जबरदस्त गर्मी पड़ती है, हमारे हिंदुस्तान में इस पॉइंट पे जबरदस्त ठंड पड़ती है। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना? यस सर। तो ये दोनों चीजें समझनी जरूरी है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत डिटेल में जब मैं सोलर सिस्टम कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और हमारे जो नेविगेशन की एक अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इस टाइम पे हमारे हिंदुस्तान में बहुत गर्मी होती है, इस टाइम पे हमारे हिंदुस्तान में बहुत ठंड होती है। हिंदुस्तान के हिसाब से हम याद कर सकते हैं, क्योंकि हम जहाँ तो सेल करता रहता है, सेलिंग के लिए हम अलग अलग जगह पे जाते हैं, तो अलग अलग सिस्टम हो सकता है। बट मोटा मोटी हमें याद रखना है कि ये कौन से दिन होते हैं हिंदुस्तान के हिसाब से, थोड़ा सा याद कर सकते हैं और बहुत बड़ा इशू नहीं है। और ये 21 मार्च का दिन था जब वेदर बहुत बढ़िया होता है। 23 सितंबर में इतना अच्छा वेदर नहीं होता, क्योंकि भादो होता है। भादो समझते हो? सावन भादो, सावन होता है जब बरसात होती है, भादो उसके बाद का पीरियड होता है, ये उस पे आता है तकरीबन। पर फिर भी ठीक ठाक मौसम होता है, 25 के आसपास इतना ही टेम्परेचर होता है, मोटा मोटी 20 से 25 के अंदर में, नॉट दैट बैड। बट क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है हमारे हिंदुस्तान में, तो ये इतना अच्छा पीरियड नहीं होता। बट दिस पीरियड इज वेरी गुड। 21 मार्च का पीरियड इज टू गुड फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम। अब कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था कि मुझे बताएं कि ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज और इसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा क्यों कहते हैं। क्या किसी ने ढूंढने की कोशिश करी? यस सर। ये जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज है, इस टाइम पे सन जो है वो एरीज क्लस्टर पे आता है, ऐसा कुछ पढ़ा था। ओके, और कुछ? हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? क्लस्टर नहीं कहते बेटा, उसको कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। यस सॉरी, कॉन्स्टिलेशन। अच्छा, सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाता हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था बेटा। ठीक है, तेरी बात भी मैं समझ गया। तू कह रहा है कि पहली बार ये यहाँ पे काटता है नॉर्थ से साउथ, सॉरी साउथ से नॉर्थ जाते वक्त, ये डायरेक्शन इसकी ऐसी होती है। द डायरेक्शन इज लाइक दिस, है। नॉर्थ साउथ से नॉर्थ जाते वक्त ये पहली बार जब काटता है, इसलिए इसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज कहते हैं। ओके, सही नहीं है? कोई और? एनीबॉडी एल्स? एक बार हाथ खड़ा करो। कितने लोगों ने सीरियसली ढूंढने की कोशिश करी थी? आई वांट टू सी द हैंड्स, बट प्लीज बी ट्रू टू योरसेल्फ। 3 लोगों ने। ऐसा क्यों? 4 हो गए, चलो कोई बात नहीं। चलो ये 4 जो हाथ खड़ा कर रहे हैं, फटाफट हाथ तो खड़ा कर रहे हैं, मैं नाम भी लेता हूँ। विनीत अग्रवाल, क्या क्या ढूंढा तूने? विनीत कमेन, खाली हाथ खड़ा करके भाग गया बच्चा, ये क्या चक्कर है? हाँ जी, कोई बताएगा? साहिल, चल तू ही बता। सर ये मैंने देखा था कि साउदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाता है, और एरीज पे पहले था, तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज कहते हैं। एरीज कॉन्स्टेलेशन पे था, अब ये मूव करते करते पाइसेस की तरफ आ गया। पाइसेस कॉन्स्टेलेशन 20 BC के अराउंड था ये एरीज में, और ये हर 72 ईयर्स पे कुछ 1 डिग्री मूव होता है, तो अभी कुछ 30 डिग्रीज मूव हो गया है, तो अभी पाइसेस की तरफ चला गया ये। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो पॉइंट आई एम एम्फसाइजिंग ऑन कि ये जो पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज या फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा,
ये फिक्स्ड पॉइंट्स नहीं है। ये दोनों पॉइंट्स, अब मैं ध्यान से देखना जो मैं एरो बना रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट्स इक्विनॉक्शियल पे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ध्यान से देखना जो मैं, ये ऐसे घूम रहे हैं। तो जिसने इसको ढूंढा था उसका नाम था हिपैस्कस। हिपैस्कस ने जब इसको ढूंढा उस वक्त इसकी पोजीशन जहां पर थी, उस वक्त ये एरीज कॉन्स्टिलेशन में था, इसलिए इसका नाम फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज रख दिया था, क्योंकि उसको मालूम था ये घूमते रहते हैं। अब आप कहोगे इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा चक्कर है, बहुत बड़ी स्टोरी है इसके पीछे। ये सारा जो सृष्टि का जो गेम है वो यही घुमा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज और फर्स्ट पॉइंट ऑफ लीब्रा। कैसे? ये जो पूरा चक्कर है, यानी फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज जहां पर है ये लीब्रा में पहुंच जाएगा, लीब्रा यहाँ पे आ जाएगा और फिर घूम करके फिर वापस एरीज फर्स्ट पॉइंट पे अपने वापस आ जाएगा। इसमें लगेंगे 26,000 साल। कितने लगेंगे? 26,000। अब इमेजिन करो 26,000 साल कितने होते हैं। तुम्हारी उम्र है 20 से 25 साल, मैक्सिमम 100 साल की ह्यूमन लाइफ में मान लूं तो 1000 साल सोचो कितने हो गए, 10 जनरेशन। 26,000 साल कितने हो गए? 260 जनरेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं, सही बोला? यस सर। 260 हुए ना? कैसे? 10 एक जनरेशन साल, 1000 साल हुए 10 जनरेशन और 26,000। हाँ ठीक है, 260 जनरेशन। कितना पुराना टाइम हो गया ना, यानी कितना बड़ा टाइम हो गया इसको कंप्लीट होने में। अच्छा, किसी को मालूम है, अब इसकी बात करता हूँ, क्यों बताना चाहता हूँ इस बारे में। हमारी जो एल्मनैक है, हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं, वो हर वक्त कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। वन ऑफ द मेजर रीजन इज दिस, इनका घूमना। ये जो इनका घूमना है एरीज और लीब्रा का, इसी को कहते हैं प्रीसेशन ऑफ इक्विनॉक्सिस। क्या कहते हैं? प्रीसेशन ऑफ इक्विनॉक्सिस। इसमें लगते हैं 26,000 साल, जिसकी वजह से हमारे ग्रह नक्षत्र कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। हमारी एल्मनैक भी हर साल चेंज हो जाती है। वन ऑफ द मेजर रीजन इज दिस। अब इसके अलावा एक चीज पूछना चाहता हूँ, किसी को मालूम है हमारी धरती आज से लेकर कितने रिकॉर्ड हमारे पास? सॉरी, इसका नाम क्या था सर? प्रीसेशन ऑफ? इसका नाम था प्रीसेशन ऑफ इक्विनॉक्स। ठीक है। हाँ, मैं ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, तुमको मालूम है? अच्छा, किसी को मालूम है महाभारत कब हुई थी? अरे मैं पूछ रहा था, किसी को मालूम है कि महाभारत कब हुई थी? 3000 BC। क्या मतलब हो गया? 5,000 साल पहले। तेरे हिसाब से 5,000 साल है ना, मोटा मोटी। अच्छा, हाँ जी, 2000 ईयर पहले सर। ये भी तो बच्चे ने अभी वही तो बोला, तू अलग से क्या बता रहा है? कुछ नया बोलना। 5 का 5.25 कर, 5.5 कर, फिर तो मजा आएगा। हाँ गौतम? यस सर। अभी जिसने पहले बोला था उसने भी तो 5,000 ही बोले थे, है ना? 5,000 ईयर्स। अच्छा, रामायण कितने साल पहले हुई थी? उससे भी पहले सर। सोचो कितना तुम्हारे दिमाग चलता है, कितना कितना किसी ने सोचा हो इस बारे में। अब बताओ, कोई प्रूफ है कितने साल पहले रामायण हुई थी, महाभारत हुई थी? सर 7,000 साल पहले। क्या? रामायण 7,000 साल पहले रामायण। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, देखो 7,000 साल पहले तकरीबन महाभारत हुई थी। 14,000 साल पहले तकरीबन रामायण हुई थी। 14,000 साल। कैन यू इमेजिन? 14,000 साल कितने होते हैं? बहुत मुश्किल है समझना। ऐसे हम नंबर तो हम गिन सकते हैं, 14,000 भी हम समझ सकते हैं, पर 14,000 साल समझना बहुत बड़ी चीज है। यानी कि 14,000 साल पहले की घटना है रामायण की, हमारे जो हमें आइडियाज मिलते हैं। और हमारे जो वेदास हैं उनके बारे में जो लिखा गया है, जो उनमें लिखा गया है, उससे हमें यह समझ में आता है कि धरती, वो जो वेदास थे वो 21,000 साल पहले लिखे गए थे। तकरीबन 7, 14, 21 की कैलकुलेशन आती है। और जो मैं ये साइकिल की बात कर रहा हूँ, ये मैं 26,000 साल की साइकिल की बात कर रहा हूँ, यानी कि टोटल 26,000 साल। तो हो सकता है कि पूरे मैनकाइंड की या जो धरती की उम्र है वो 26,000 साल ही हो, ऐसा भी हो सकता है। ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो ग्रह नक्षत्र एक बार बनता है वो फिर दोबारा फिर 26,000 साल बाद ही बनेगा। ये मेरा कहने का मतलब है। थोड़ी सी अलग डायरेक्शन में नॉलेज दे रहा हूँ, उससे थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? हेलो सर? यस सर। हाँ सर, समझ में आई सर। बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है सर। आ रही है, ओके। तो ये जो सारा सिस्टम था, ये भी मैंने कुछ समझाया। ये इसलिए समझाया क्योंकि हम सेलेस्टियल स्फीयर समझ रहे थे।
सेलेस्टियल स्फीयर पे हमारी अर्थ की जो अंडरस्टैंडिंग है, अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन से क्या क्या बनता है, उससे हमने क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई करी है, मैंने वो बताया। ठीक है, अब इससे आगे की स्टोरी बताना चाह रहा हूं। किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, किसी को कुछ नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकता है। 5 मिनट दे रहा हूं, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन बिफोर आई प्रोसीड टू फर्दर। और फिर कुछ नोट्स लिखवाता हूँ अपने स्लाइड में से, फिर वहां से अभी आगे की जर्नी प्रोसीड करेंगे। सर ये प्रिसिजन ऑफ इक्विनॉक्स यही टॉपिक है जो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था नेविगेशन के रिटर्न में? बिल्कुल सही बात है, यही टॉपिक है जो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, आज भी नहीं है। ठीक है सर। जो डीटीएस में अभी मेल आएगी, डीटीएस पे चेक करोगे, उसमें क्लियरली मेंशन है एक्सेप्ट प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स। सर अगर अभी ये क्वेश्चन आ गया तो इसको एक्सप्लेन क्या क्या करना है इसके अंदर? मैं लिखवाऊंगा, मैं इसको दोबारा लिखवाऊंगा अच्छे से जब मैं टाइम चैप्टर करवाऊंगा। टाइम चैप्टर में हम बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उस दौरान इसको अच्छे से लिखवाऊंगा। ओके सर। अभी मैं एक लाइन ऑफ थॉट पे चल रहा हूँ, उस लाइन ऑफ थॉट पे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैं पूरी नेविगेशन समझाऊं, फिर जो हल्के से ऑफ शूट टॉपिक्स हैं उनको बाद में हैंडल करेंगे। तो ये भी टॉपिक है, ये ऑफ शूट ऑफ नेविगेशन है, हमारे नेविगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी मैं सिर्फ टच अपॉन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन इन डिटेल बाद में करूंगा। सर ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा का डेक्लिनेशन कितना था? 0 बेटा, 0 ठीक है। डेक्लिनेशन ऑफ सन इज 0, लिब्रा का भी, ये भी इक्विनॉक्शियल पे है ना पॉइंट 0। ओके सर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? आगे बढ़े फिर। चल अब आगे की स्टोरी सुनाता हूँ। अभी हम नेविगेशन, अभी हमने क्या डिफाइन किया है? अभी हमने सेलेस्टियल स्फीयर को समझा, हमने सेलेस्टियल स्फीयर की कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड किया, कुछ चीजों को हमने समझा ड्यू टू रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सही है। अब बात करते हैं सेलेस्टियल स्फीयर पे जो सूरज चांद सितारे हैं, क्या वो चिपके हुए हैं या वो चलते रहते हैं? चलते स्टेशनरी भी कह रहा है। एक्चुअली दोनों ही बातें सही हैं, लॉजिकली बोथ द थिंग्स आर करेक्ट। मून है, सूरज तो हमें पता है स्टेशनरी है, हम उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं, मून हमारे चक्कर लगाता है, बाकी प्लैनेट सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। और जो स्टार्स हैं they are so far away, they all are spinning around their axis, but they are stationary। बट क्योंकि हमारी अर्थ घूम रही है रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें ये घूमते हुए प्रतीत होते हैं। इट अपीयर्स दैट दे आर मूविंग, दे आर रिवॉल्विंग। इसका मतलब ये जो सूरज चांद सितारे हैं, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, ये घूमते रहते हैं। क्या ये बात सही है? ऐसा मान ले। यस सर, सही है सर। यस सर। अब लॉजिकल की बात ये थी कि जो नेविगेशन का मतलब था अपनी पोजीशन फाइंड करना, और सेलेस्टियल नेविगेशन का मतलब था सूरज चांद सितारों की मदद से अपनी पोजीशन फाइंड करना। तो जो सूरज चांद सितारे हैं सेलेस्टियल स्फीयर पे, ये घूमते रहते हैं। पहले हमें कोई ना कोई सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना इनकी पोजीशन सेलेस्टियल स्फीयर पे आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या ये बात सही है? सर कितने लोगों को मेरी ये बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? नहीं है सर। नहीं आई, मुझे मालूम है। अर्थ के ऊपर, अर्थ की बात कर रहा हूँ, अर्थ पे पहला 2 सिस्टम है। अभी मैं 2 की बात कर रहा हूँ, वैसे बहुत सारे सिस्टम बनाए हमने। आज की डेट में हम 2 सिस्टम फॉलो करते हैं जिससे हम अर्थ पे अपनी पोजीशन निकाल सकते हैं। पहला सिस्टम है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से। क्या ये बात सही है? अगर मैं एक लैटिट्यूड एक लॉन्गिट्यूड दे दूं तो क्या अर्थ पे अपनी पोजीशन निकाल सकते हो? हाँ या ना? यस सर। यस सर। और अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट से बेयरिंग एंड डिस्टेंस दे दूं तो भी क्या अपनी पोजीशन निकाल पाओगे? यस सर। तो ये 2 सिस्टम थे, देयर आर 2 सिस्टम्स जो मैं अभी के समझा तुम्हारे को समझ में आती है। जो ये 2 सिस्टम से मैं अर्थ पे अपनी पोजीशन डिफाइन कर सकता हूँ। सिस्टम ऑफ डिफाइनिंग पोजीशन ऑन अर्थ। क्या ये बात सही है? हाँ जी मालिक, क्या ये बात सही है? यस सर। अगर ये बात सही है तो सेलेस्टियल स्फीयर पे जो सूरज चांद सितारे घूमते जा रहे हैं, उनकी पोजीशन को भी तो डिफाइन करना जरूरी है किसी सिस्टम के तरीके से, सिस्टम में। क्या ये बात सही है? यस सर।
तो उनकी पोजीशन सेलेस्टियल स्फीयर पे डिफाइन करने के लिए हमने 3 मेथड बनाए. सो देयर आर 3 मेन सिस्टम्स ऑफ डिफाइनिंग position of celestial objects on celestial sphere. भाई जिनसे हमें अपनी पोजीशन निकालनी है, पहले उनकी पोजीशन तो पता कर ले. उसके लिए हमने 3 सिस्टम बनाए. कोई बताएगा कौन कौन से? बेटा Long प्रीसी में back सबने पढ़ा हुआ है. कौन सा? लॉन्ग बैक क्रोन मेथड, इंटरसेप्ट मेथड. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. कोई और बताएगा? सेक्सटेंट सर. सेक्सटेंट, बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक. और कोई बताएगा? लैटिट्यूड बाय मेरिडियन एल्टीट्यूड. कॉन्स्टेलेशन. सर मैं आपकी सभी बातों से वाकिफ हूँ, आप जो कह रहे हैं, बट उसमें से कोई भी चीज सही नहीं है, नजदीक भी नहीं है. इसलिए मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है, बट कोई बात नहीं, अब सिस्टम को ठीक करेंगे. तो हमने 3 सिस्टम बनाए. पहला सिस्टम का नाम था एक्लिप्टिक सिस्टम, दूसरे सिस्टम का नाम था इक्विनॉक्शियल सिस्टम, एंड थर्ड इज हॉरिजॉन्टल, और तीसरे का नाम था होराइजन सिस्टम. सबने प्रीसी में पढ़ा हुआ है. अब इन सिस्टम में से ये जो सिस्टम है, ये वाला, ये सिस्टम ऑब्सोलीट हो गया. ये सिस्टम ऑब्सोलीट है, और इस सिस्टम की जो खास चीजें थी जो हमारे काम की थी, वो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ. इसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज हमने बनाया. विपिन माइक बंद कर ले यार. भाई माइक बंद कर ले यार, क्या कर रहा है ये? तो नेविगेशन क्लास है भाई, समझ बात को. नेविगेशन पढ़ना भी मुश्किल है, समझाना और भी मुश्किल है भाई. विपिन माइक बंद कर ले यार. हाँ चलो, मिश्रा जी ने सुन ली हमारी बात फाइनली. हाँ, सो ये जो एक्लिप्टिक सिस्टम है ये ऑब्सोलीट है. ये पहले का सिस्टम है, हम इसमें ज्यादा नहीं घुसेंगे. बट इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, यानी कि एक्लिप्टिक क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज क्या होता है, ऑब्लिगिटी क्या होता है, समर सोल्स्टाइस क्या होता है, विंटर सोल्स्टाइस क्या होता है, वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. तो इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा. बट हम दूसरे सिस्टम की बात करेंगे, इक्विनॉक्शियल सिस्टम की. उस पे उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, और फिर हम इक्विनॉक्शियल सिस्टम से होराइजन सिस्टम पे चलेंगे, और हम देखेंगे, हम समझेंगे कि जब इक्विनॉक्शियल सिस्टम हमने बना लिया था, तो होराइजन सिस्टम बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई. What was the benefit of switching over from equinoctial to horizon system? हमें क्यों करना पड़ा, ये हम सारी बातें करेंगे. जितना मैंने बताया है, जितना मैं अब तक कर चुका हूँ, इसकी मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ. अपने नोट्स बनाओ, और फिर अगर आज टाइम मिलेगा तो इक्विनॉक्शियल सिस्टम थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा, नहीं तो अगली क्लास में हम इक्विनॉक्शियल सिस्टम की बात करेंगे. ठीक है, चलो बोर्ड पे उतार लो, और मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर इससे आगे की बात करेंगे. कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि हम करना क्या चाह रहे हैं? किसी को डाउट है? बताओ ये मैंने क्या लिखा हुआ है. समझ गए सर. समझ रहे हो? कोई डाउट तो नहीं है? कंफ्यूजन मत रखना, है ना. चलो दे रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं स्लाइड शेयर करता हूँ. फिर यहाँ तक स्लाइड में जितना कुछ कवर है वो नोट्स बनाते हैं, और फिर इक्विनॉक्शियल सिस्टम को पिकअप करेंगे अगर आज वक्त मिलेगा तो. हम अपनी पोजीशन निकालने से पहले सूरज, चांद, सितारों की पोजीशन सेलेस्टियल स्फीयर पे कैसे पहचाने, कैसे आइडेंटिफाई करें, उसका कोई तरीका बनाना चाह रहे हैं. और ऐसे हमने बहुत सारे सिस्टम बनाए होंगे, बट सिर्फ 3 सिस्टम ही हम पढ़ते हैं और यूज करते हैं. उसमें से एक सिस्टम है एक्लिप्टिक, जो कि सदियों पुराना है, हमने वो करना बंद कर दिया है, हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे. 2 सिस्टम हम आज की भी डेट में यूज करते हैं, वन इज इक्विनॉक्शियल सिस्टम एंड वन इज होराइजन सिस्टम. उन दोनों के बारे में ही डिटेल में हम बातचीत करेंगे. ठीक है, चलो मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ. हाँ, दिस इज व्हाट इज द डायग्राम जो मैंने सेलेस्टियल स्फीयर पे एक्लिप्टिक और इक्विनॉक्शियल बनाए थे. उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, 3D अंडरस्टैंडिंग, वो इस डायग्राम से आती है. हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम, समझने की कोशिश करो जो मैंने बनाया था और इसमें क्या फर्क है.
मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें एक्लिप्टिक को टेढ़ा किया था, इसमें इक्विनॉक्शियल को टेढ़ा किया हुआ है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो, टाइम लगाओ इसके ऊपर, बनाओ, हैव अ लुक। सर एक्चुअल डायग्राम में एक्चुअल में तो यही होता है ना सर, आप लोगों ने उसमें इक्विनॉक्शियल को इक्वेटोरियल को टेढ़ा किया था, इसमें एक्लिप्टिक को सीधा रखा है। बिल्कुल सही, बात तो एक ही है ना भाई, रिलेटिव चीजें, एवरीथिंग इज रिलेटिव। किसी एक को सीधा कर दिया, एक को टेढ़ा कर दिया, किसी एक को टेढ़ा कर दिया, एक को सीधा कर दिया, बात एक ही है। बट सर अगर बनाना पड़ा डायग्राम तो यही बनाए ना, हाँ, ऊपर एक्चुअली क्या में करें? डायग्राम यही है, एक्चुअली में डायग्राम यही है, ये समझ लो। बट हम जब बनाएंगे, क्योंकि एज अपीयर टू अस, जो डायग्राम मैंने बनाया था उसको ही हम आगे फॉलो करेंगे। सर ये राइट एसेंशन दिया हुआ है, वो क्या होता है सर? राइट असेंशन अभी नहीं, अभी जब इक्विनॉक्शियल सिस्टम बताऊंगा तब समझाऊंगा राइट असेंशन क्या होता है। अभी के लिए इसको छोड़ दो, व्हाट इज राइट असेंशन अगली क्लास में जब इक्विनॉक्शियल सिस्टम बताऊंगा तब बात करेंगे। सर इक्विनॉक्शियल पे जो नंबर है वो टाइम है ना? इक्विनॉक्शियल पे जो नंबर है ये 0, 3, 6, 9, 15, 18, 21। ये डेक्लिनेशन दी हुई है, डेक्लिनेशन ऑफ सन। सर इक्विनॉक्शियल पे जो है वो नंबर्स, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तुझे क्या लगा क्या है ये? टाइम सर 0, 100, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock। अच्छा, सर इसमें जो लेफ्ट साइड में टॉप में 18 लिखा हुआ है और राइट साइड सदर्न हेमिस्फीयर में 6 लिखा हुआ है। बात तो सही कह रहा तू। इसको 24 घंटे के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये 24 घंटे के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये रोटेशन की बात कर रहा है। बट हम सिर्फ रेवोल्यूशन समझाना चाह रहे हैं, इसलिए ये बात भी तेरी सही है। इसको हम रोटेशन के हिसाब से टाइम भी ले सकते हैं 24 घंटे के हिसाब से। ठीक है, मेक सेंस। आगे बढ़ा दूं? एक सेकंड। हमारी अर्थ की रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज होती है, हमारी अर्थ की रेवोल्यूशन भी एंटी क्लॉकवाइज होती है। बट क्योंकि हमारी अर्थ की रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज होती है, हमारे को सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूमते हुए प्रतीत होते हैं। इट अपीयर्स टू मूव क्लॉकवाइज टू अस। So this is what I was talking about. There are three main systems of defining position of celestial bodies on the celestial sphere. One is ecliptic system, जो कि obsolete है। Second is equinoctial system, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है होराइजन सिस्टम, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा बात करेंगे। सर एक बार स्लाइड की Last लाइन, लास्ट लाइन बची। अच्छा, लास्ट लाइन बची है, लो जी। आगे कर दो। हाँ जी सर, हो गया। सर थैंक यू सर। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा एक्लिप्टिक सिस्टम के बारे में लिखते हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ये लिखिए, ये आपको मालूम है, जो चीज मालूम है लिखने की जरूरत नहीं है। जो लगता है कि नोट डाउन करने वाली चीजें वो नोट डाउन करिए। तो जैसा कि मैंने कहा, हमारी अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है और इसीलिए हमारे को बाकी चीजें क्लॉकवाइज घूमती हुई प्रतीत होती है।
नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एक्लिप्टिक एंड ऑब्लिगिटी, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन डायग्राम, हम डिटेल में बात कर चुके हैं। सिर्फ डेफिनेशंस लिख लीजिए, डेफिनेशंस एग्जाम में आती हैं। दे विल आस्क यू डिफाइन एक्लिप्टिक, दे विल आस्क यू डिफाइन ऑब्लिगिटी, वहां पर आपको डायग्राम बना के ये डेफिनेशंस लिखनी है। सर इससे पहले वाली स्लाइड दिखा देंगे तो उसकी फोटो ले लूँ मैं एक बार। हाँ सर जरूर दिखा देंगे सर, व्हाई नॉट। कौन सी वाली साइड बेटा? सर वो रोटेशन ऑफ द अर्थ वाली जो थी, मोशंस ऑफ द अर्थ, इससे पहले जस्ट। यस सर, थैंक यू। ये वाला मोशंस ऑफ द अर्थ। यस सर, ठीक थैंक है यू सर। बेटा, प्लीज। ले ली सर। ठीक है, ऑब्लिगिटी लिख लिया सबने? यस सर। चलो यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ क्लास। कौन दो टाइम कितना हो गया बेटा बताना एक बारी? 1:43। चलो ठीक है, डायग्राम मैंने बना दिए थे, फिर भी एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका जो स्क्रीन पर आ रहा है, और फिर यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू गाइस। होराइजन सिस्टम से स्टार्ट करूँ? यस सर। हमारे ना थोड़ी सी एक कहानी बना रहा हूँ पहले वहां तक पहुंचने की। नेविगेशन का मतलब था हमारी अपनी पोजीशन ढूंढना धरती के ऊपर, ठीक। तो हमने ये काम करने के लिए एक तो अपनी पोजीशन अर्थ पे डिफाइन करी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बनाए। अब बात ये आई कि अगर हम समुद्र में हैं, इफ वी आर एट सी, हाउ टू फाइंड योर पोजीशन एट सी। तो समुद्र में हमारे पास सूरज चांद सितारे अवेलेबल रहते हैं। इस बात को समझते हुए हमारे को कोई सिस्टम, कोई प्रोसीजर, कोई तरीका निकालना था जिससे हम इन सूरज चांद सितारों को यूज करते हुए अपनी पोजीशन अर्थ के ऊपर निकाल पाए। ये समझते हुए हमने बहुत सारे सिस्टम बनाए, बहुत सारे, प्लेंटी। उन बहुत सारे सिस्टम में से आज की डेट में हम 3 सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला सिस्टम था एक्लिप्टिक सिस्टम, कि हमने एक एक्लिप्टिक सिस्टम बनाया जिससे सूरज चांद सितारों की पोजीशन सेलेस्टियल स्फीयर में कैसे डिफाइन करे, इसका एक तरीका बनाया। पहले सेलेस्टियल सिस्टम सूरज से बेस था, डिपेंडिंग ऑन सन, जिसके चारों ओर हमारी धरती 23.5 डिग्री के कोण से 23.5 डिग्री, the earth revolves around the sun with the axial tilt of 23.5 degrees, to be precise 23 degrees 26.7 minutes. Due to this, पूरे साल भर की जो अर्थ की जर्नी है सूरज के आसपास चक्कर लगाने की, उसको जब हमने सेलेस्टियल स्फीयर पे प्रोजेक्ट किया तो हमारे को एक एक्लिप्टिक मिली। सो इस एक्लिप्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से
हमने एक एक्लिप्टिक सिस्टम बनाया। ये जो एक्लिप्टिक सिस्टम था आज की डेट में हम यूज नहीं करते, बट इस एक्लिप्टिक सिस्टम से हमको कुछ काम की चीजें मिली। वी गॉट सर्टेन फ्यू गुड आइटम्स टू बी यूज इन टुडेज टाइम ऑल्सो। क्या क्या काम की चीजें मिली? हमारे को मिला फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज, हमारे को मिला फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा, हमारे को मिला समर सोल्स्टाइस, हमारे को मिला विंटर सोल्स्टाइस। क्या आप लोगों को ये जो बातें मैंने अभी बताई हैं इन सब के बारे में मालूम है या और विस्तार से डायग्रामेटिकली बोर्ड पे समझाऊं? मालूम आता है, थोड़ा सा और देख लेंगे। ये मैंने तुम्हारे को कराया हुआ था। वैसे तो सब चीजें अगर मेरे नोट्स उठाओगे तो ये सारी चीजें मैंने आपसे बात की हुई थी, बट कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, जैसा आपने 12 जुलाई आज 12 है सर। आज 12 है, मैं 11 सोच रहा था। जिंदगी का एक दिन और कम हो गया, तुमने करा दिया ना। लड़के डेट नहीं बोलते हैं, तो थोड़ा मजाक चलता रहना चाहिए। सो ऑन अ सेलेस्टियल स्फीयर हमारी अर्थ जो 23.5 डिग्री के एंगल से टेढ़ा होके घूमती थी, उसकी वजह से हमारे को एक एक्लिप्टिक मिला। ये जो एक्लिप्टिक था ये इक्विनॉक्शियल से 23.5 डिग्री 26.7 का एंगल बनाता है। इस एंगल को हम ऑब्लिक कहते हैं, ठीक है। और ये 365 दिन की जर्नी हमारी कुछ ऐसे मूव होती है जिसमें इस पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज कहते हैं, इसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा कहते हैं। इस पॉइंट पे जो डेक्लिनेशन है वो 26.7 नॉर्थ होती है। इस पॉइंट को ही समर सोल्स्टाइस कहते हैं। इस पॉइंट पे डेक्लिनेशन 0 होती है। इस पॉइंट पे डेक्लिनेशन ऑफ सन इज 0। इस पॉइंट पे डेक्लिनेशन 23 डिग्री 26.7 साउथ होती है। इस पॉइंट को ही विंटर सोल्स्टाइस कहते हैं। इस पॉइंट को वर्नल इक्विनॉक्स और इस पॉइंट को ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। कृष्णा कुमार बेटा, कहाँ तू वादियों में घूम रहा है? कृष्णा कुमार, यस सर। बेटा मेरी एक बात का जवाब दे, तू कहाँ वादियों में घूम रहा है? सर बागियों में घूमा, जस्ट घर पे ही हूँ, थोड़ा सा काम आ गया था। मैं वही कह रहा हूँ बेटा, देख मेरी बात का जवाब सुन, मेरी बात समझ। नेविगेशन ऐसे नहीं पढ़ी जा सकती। नेविगेशन पढ़ने के लिए कॉपी किताब में नोट डाउन करना ही पड़ेगा। नोट डाउन नहीं करोगे तो नेविगेशन नहीं समझ में आएगी। अब ऑनलाइन थोड़ा सा अर्जेंट आ गया। मैं समझ गया बेटा, तेरी बात अर्जेंसी है, मैं मान रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ नेविगेशन नहीं समझ में आएगी ऐसे। यस सर, है ना? बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं ज्यादा कभी नहीं बोलता क्योंकि तुम सबकी उम्र 21, 22, 23 साल है। तो आप लोग सब समझदार लोग हैं। You know what is good for you, so you have a full right to take your decision. But yes, as a teacher, as a mentor, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आप लोगों को सही राह भी दिखाऊं, है ना? तो दोनों का बैलेंस इसी बात पे आता है कि मैं अपनी बात जरूर करूं और आपकी मर्जी है, आप जो मानना चाहें वो मान सकते हैं, ठीक है? जस्ट 5 मिनट के लिए गया था सर, 5 मिनट का था। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ जी, असद, मेहदी, जाफरी, मुदित, सूद, बेटा बात समझ में आई मैंने क्या बनाया ये? यस सर, बनाया है। इसके बेस के ऊपर एक्लिप्टिक सिस्टम होता है, उसकी मैंने बात नहीं करी क्योंकि वो एक्लिप्टिक सिस्टम हम आज की डेट में यूज नहीं करते हैं। बट जब मैंने क्लासेस ली थी तब मैंने उसके बारे में लिखवाया था, बट आज मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका हम यूज नहीं करने वाले हैं। जो चीज मेरे को फ्यूचर में यूज होने वाली है उसी की मैंने थोड़ी सी बातचीत करी है एक्लिप्टिक सिस्टम के दौरान। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, मेरी हिंदी समझ में आती है या मैं यू वांट मी टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश? आई हैव नो प्रॉब्लम इन स्पीकिंग इन 3 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। आई एम थॉरो इन ऑल दीज 3 लैंग्वेजेस। So if you tell me to speak in English, I will use only English। पर आप मुझसे कहेंगे कि सर सिर्फ हिंदी में बातचीत करें तो मैं पूरा हिंदी में भी बात कर सकता हूँ। पंजाबी के लोग कम होंगे, अथवा पंजाबी मेरी अच्छी है, ठीक है? हिंदी में भी बोलो तो सब समझ आती है। हाँ नहीं, मैं कोशिश यही करता हूँ कि कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश दोनों का यूज करूँ
और साफ साफ और धीरे धीरे बोलूं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। बट फिर भी आप लोगों को कोई अगर दिक्कत आए तो प्लीज लेट मी नो, आई विल मॉडिफाई माई सेल्फ। हाँ जी, जल्दी जल्दी बना लो फिर मैं आगे बढ़ूं। यस ठीक है। इस सिस्टम के बाद एक हमने इक्विनॉक्शियल सिस्टम बनाया था, मतलब देयर आर 3 मेन सिस्टम ऑफ डिफाइनिंग पोजीशन ऑन सेलेस्टियल स्फीयर। किसकी पोजीशन? 3 मेन सिस्टम ऑफ डिफाइनिंग पोजीशन। किसकी पोजीशन बताएं कोई मुझे? सर अपनी पोजीशन। नहीं बेटा, सूरज चांद सितारों की पोजीशन। सूरज चांद सितारों की पोजीशन आसमान में कैसे बनाए? फॉर एग्जाम्पल सोच के देखो, थिंक अबाउट इट। अभी अगर मैं सर उठा के आसमान में देखूं तो मुझे कहीं ना कहीं सूरज दिख जाए, है ना? आई विल बी एबल टू सी द सूरज समवेयर। अब मैं किसी को अगर मुझे बताना है कि सूरज कहाँ पर है आसमान में, तो कैसे बताऊंगा? वो बताने के लिए मुझे कोई सिस्टम तो डेवलप करना पड़ेगा, कोई रेफरेंस लाइन बनानी पड़ेगी, उस रेफरेंस लाइन से उसका डिस्टेंस बनाना पड़ेगा या एंगल बनाना पड़ेगा, है ना? इसी सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि मैं अगर सूरज कहीं पर देखूं और अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया में कोई बंदा बैठा हुआ है उसको फोन पे बताना है कि मेरा जो सूरज है वो इस वक्त कहाँ पर है, तो मैं कैसे बताऊंगा? उसको बताने का एक तरीका वो बता। That is one is called, first is called ecliptic system, जो इसके बेस पर है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा क्योंकि वो ऑब्सोलीट है। दूसरा सिस्टम होता है इक्विनॉक्शियल सिस्टम। आप लोगों को मालूम है, मैं ज्यादा उसकी बात भी नहीं करूंगा, आई डोंट वांट टू वेस्ट इट, बहुत आसान है। इक्विनॉक्शियल सिस्टम में हमने सीखा था डेक्लिनेशन क्या होता है, हमने सीखा था GHA क्या होता है, हमने सीखा था LHA क्या होता है, हमने सीखा था SHA क्या होता है। ठीक है, तो ये एक क्वांटिटी थी, एक रेफरेंस था और एक रेफरेंस ये था। तो किसी भी सूरज चांद सितारों की पोजीशन हम डेक्लिनेशन एंड GHA से बता सकते थे, डेक्लिनेशन एंड LHA से बता सकते थे, या डेक्लिनेशन एंड SHA से किसी भी सूरज चांद सितारों की पोजीशन बता सकते थे। ये हमने सिस्टम डेवलप किया था जिसके अंदर हमने 3 रेफरेंसेस बनाए थे। GHA को बनाने के लिए हमने ग्रीनविच का यूज किया था, LHA बनाने के लिए हमने ऑब्जर्वर मेरिडियन का यूज किया था, और SHA बनाने के लिए हमने क्या किया था, कोई बताएगा? फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज। जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज से मेरिडियन, सेलेस्टियल मेरिडियन पास करता है, उसको रेफरेंस बना करके हमने एक एंगुलर डिस्टेंस निकाला था। इन तीनों के लिए हमने वेस्टर्ली यानी कि क्लॉकवाइज एंगल को बनाया था। क्या ये बात सबको याद है? अगर चाहते हो तो मैं इसको एक्सप्लेन करूं या इसको आगे बढ़ जाऊं? नहीं सर, यार नहीं सर, ठीक है, ये सबको मालूम है। तो ये दूसरा सिस्टम था जिसको हमने इक्विनॉक्शियल सिस्टम का नाम दिया था, और ऐसे हमने सूरज चांद सितारों को आसमान में पोजीशन फिक्स करने का तरीका बनाया। ठीक है, अब तीसरे सिस्टम पे आ रहा हूँ। ये तीसरा जो सिस्टम है, सारा गेम इसी का ही है, हमारी पूरी नेविगेशन तीसरे सिस्टम पर ही आधारित है। तीसरा सिस्टम था होराइजन सिस्टम। थोड़ा मिटा दूं या कुछ नोट डाउन कर रहे हो? आज तुम्हारी आवाज कर रहे सर, नोट डाउन साथ साथ में ही कर रहे हैं। क्या कह रहे हो सर? साथ साथ में ही नोट डाउन कर रहे हैं सर। हाँ ठीक है। शमित बग्गा। यस सर, बोलो। बग्गा जी कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, मैं नोट डाउन कर रहा था, सॉरी। कोई बात नहीं, मेरी स्पीड कुछ ज्यादा तेज नहीं सर, परफेक्ट है सर। जो ये चीजें आप लोगों ने देखी और मोस्ट प्रोबेबली केपी के सर ने भी पढ़ाया होगा ये सारी चीजें। क्या है ये बात सही है? यस सर, आपने भी करवाया था, केपी के सर ने भी करवाया। ठीक है, तो फिर मतलब तीसरी बार रिवाइजन होगी, है ना? इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं होराइजन सिस्टम पे। होराइजन सिस्टम में क्या था? होराइजन सिस्टम में सबसे खास बात ये थी, क्योंकि हमारे को अपनी पोजीशन निकालनी थी अर्थ के ऊपर सूरज चांद सितारों को मद्देनजर रखते हुए, तो हमने क्या किया, अपने आप को ही सूरज चांद सितारों के बीच में भेज दिया। यानी कि हमने अपने ऑब्जर्वर को इतना ऊंचा उठा दिया कि वो आसमान को छू गया। जब वो आसमान को छू गया तो आसमान पे जाने के बाद वो आसमान में कहां तक देख पाया, जहां तक देख पाया उसी को हमने एक नाम दे दिया। उसका नाम था, कोई बताएगा क्या? सर, रैशनल होराइजन। एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट वाज कॉल्ड एज रैशनल होराइजन। सो थर्ड सिस्टम वाज होराइजन सिस्टम। इसमें हमने अपने ऑब्जर्वर को इतना ऊंचा प्रोजेक्ट कर दिया कि वो सूरज चांद सितारों के बीच में पहुंच गया।
सेलेस्टियल स्फीयर में पहुंच गया, और जो चीज वहां पर पहुंची ऑब्जर्वर का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, ऑब्जर्वर रिप्रेजेंट, उसको हमने नाम दिया जेनिथ का, है ना। और जेनिथ जब आसमान में बनाया तो जेनिथ जहां तक देख पाया उससे एक गोल चक्कर मिला, एक दायरा मिला, एक लिमिटेशन मिली। उस लिमिटेशन का नाम था रैशनल होराइजन, और इसके सेंटर में हमेशा कौन होता है? जेनिथ, नॉट जेनिथ, बेसिकली जेनिथ। देखो दो बातें, हमारा जो ऑब्जर्वर है ना वो हमेशा अर्थ पे रहता है ना, भाई हमारा जहाज तो अर्थ पे ही है। तो हमारी एक कल्पना थी, एक इमेजिनेशन थी, उस इमेजिनेशन से हमने अपने ऑब्जर्वर को आसमान में बिठा दिया। बट क्योंकि ऑब्जर्वर अर्थ पे है और इमेजिनेशन आसमान पे है, इसीलिए हमने उसको एक नया नाम दिया जेनिथ का, ताकि कंफ्यूजन ना आए। तो जेनिथ इज ऑलवेज ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर एंड ऑब्जर्वर इज ऑलवेज ऑन द अर्थ। एट द सेम टाइम जहां तक भी वो देख पा रहा है वो ऑब्जर्वर का ही दायरा है, ठीक है, बट वो आसमान में है, ये बात ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अब ये तो बना लिया, और किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए हमारे को रेफरेंसेस बनाने थे। रेफरेंस बनाने के लिए हमने नॉर्थ साउथ पास होता हुआ एक प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल बनाया, प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल, और ईस्ट वेस्ट से पास होता हुआ, कोई बताएगा इसका नाम क्या था? प्राइम वर्टिकल। एक हमने प्राइम वर्टिकल बनाया, ठीक है। जब ये बना दिया तो कहीं पर भी हमारी अगर कोई बॉडी थी, कोई भी बॉडी, लेट्स से ये बॉडी, इस बॉडी को डिफाइन करने के लिए हमने कुछ रेफरेंसेस और बनाए। कैसे बनाए अभी बताता हूँ। सबसे पहले हमने जेनिथ से एक वर्टिकल सर्कल बॉडी से पास करता हुआ बनाया, इसका क्या नाम था? वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू बॉडी। क्या ये बात समझ में आती है? तो तीन अलग अलग वर्टिकल सर्कल्स की हमने बात करी। एक प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल, ये भी ग्रेट सर्कल है, प्राइम वर्टिकल सर्कल, ये भी ग्रेट सर्कल है, और वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू द बॉडी, ये भी ग्रेट सर्कल है, ठीक है। इनको बनाने के बाद हमने एक चीज ये डिफाइन करी, इसको हमने कह दिया एजीमथ, इसको हमने कह दिया ट्रू ऑल्टीट्यूड, और इसको हमने कह दिया, कोई बताएगा क्या कहा इसको हमने? जेनिथ। क्या ये बात समझ में आती है जो बात मैंने अभी करी? अब ये सारी चीजों को वन बाय वन अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो मैं वो कर सकता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बट क्योंकि कोर्स पूरी रिवीजन 9 क्लासेस में नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरे हिसाब से ये चीजें आपको मालूम है, इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बट अगर आपको कंफ्यूजन है एजीमथ में, प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन फर्दर। सॉरी सर, एक बार ही कर दो। कर दो। एजीमथ बताऊं या ट्रू ऑल्टीट्यूड भी समझाऊं डिटेल में कैसे होता है? फिर एजीमथ की पहले बात करता हूँ। एजीमथ समझाने के लिए सब लोग ब्रिज पे पहुंचो। सुबह का वक्त है तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का। अब ब्रिज पे पहुंचो। सब लोग पहुंच गए? यस सर। देखो मुझे लगता नहीं कई लोग पहुंच रहे हैं। ब्रिज पे नहीं पहुंचोगे तो नहीं समझ में आएगा बेटा, अच्छी चीजें तो जाना। अच्छा ठीक है। अब सुबह 9 साढ़े 9 बजे का वक्त है, तो हमारा जो सूरज है वो स्टारबोर्ड बाव के नजदीक भी हो सकता है, वो हमारा सूरज पोर्ट बाव के नजदीक भी हो सकता है, क्योंकि हमारे शिप की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। सूरज तो अपनी जगह पर है, पर हमारा जहाज का चेहरा किस तरफ है उससे अलग अलग हो जाएगा। हमारा सूरज पोर्ट क्वार्टर में भी हो सकता है, स्टारबोर्ड क्वार्टर में भी हो सकता है। क्या ये बात सही है? यस सर। तो जिस तरफ भी नजदीक पर होगा आप उसकी बेयरिंग लेने के लिए उस साइड में जाओगे, यानी स्टारबोर्ड साइड जाओगे या पोर्ट साइड जाओगे। और अगर स्टारबोर्ड बाव की तरफ होगा तो सामने देखोगे, अगर स्टारबोर्ड क्वार्टर की तरफ होगा तो पीछे की तरफ देखोगे। क्या ये बात सही है? कोई डाउट नहीं है? तो लॉजिकल सी बात बता रहा हूँ मैं। प्रैक्टिकली जो अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी होनी चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग 18 महीने में मेरे हिसाब से कुछ तो एरर कैलकुलेट किए ही होंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? है ना? यस सर। ये जो चारों सिनेरियोज हैं उसमें अगर मैं एक रैशनल होराइजन बनाऊं जिसमें सेंटर में हमारा ऑब्जर्वर है, यानी आप लोग, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये बना दिया मैंने एक रेफरेंस नॉर्थ एंड साउथ प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल, और एक मैंने रेफरेंस बना दिया समझाने के लिए ईस्ट टू वेस्ट प्राइम वर्टिकल सर्कल।
अब अगर मेरी बॉडी यहाँ पर होती तो मैं क्या करता, एक वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू बॉडी बनाता, है ना। अब इसको समझा रहा हूँ, इस बात को समझते हैं। ऐसा मान लो तुम्हारी ये जो सूरज मैं तुम्हें दिखा रहा था, लेट्स से द सूरज इज इन योर स्टारबोर्ड क्वार्टर। सब लोग इमेजिन करो सूरज तुम्हारे स्टारबोर्ड क्वार्टर में है, सुबह 9 साढ़े 9 बजे का वक्त है, सूरज साफ है, कोई ट्रैफिक नहीं है, दूर दूर तक कोई ट्रैफिक नहीं है, ठीक है। पैसिफिक में मान लो अपने आप को। चलो अब बताओ तुम किस तरफ मुंह करके खड़े होगे बेयरिंग लेने के लिए, स्टारबोर्ड क्वार्टर, है ना। अब जहां पर तुम खड़े हुए हो ब्रिज के ऊपर, तुम्हारे सर के ऊपर, बिल्कुल ऊपर, राइट ऑन टॉप ऑफ यू, आसमान में क्या है, जेनिथ। बिल्कुल सही। अपने से जेनिथ तक एक लाइन ड्रॉ करो इमेजिनेशन में, ठीक है। Yes, sir. अब एक लाइन अपने से सूरज की तरफ जाती हुई ड्रॉ करो। Yes, sir. इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को ही एजिमथ कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes. एजिमथ हैज टू बी क्वाड्रेंटल। जब क्वाड्रेंट एजिमथ हमारे को मिल जाता है तो फिर हम ट्रू एजिमथ में उसको कन्वर्ट करते हैं। मान लेते हैं, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ट्रू एजिमथ और एजिमथ का डिफरेंस है ना। तो ये जो एंगल बनाया मैंने अभी, अगर इस डायग्राम पे रिप्रेजेंट करूं जो फिजिकल तुमने अभी बनाया है, ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एजिमथ, जो तुमने अभी अभी बनाया है, ध्यान से देखो। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड ट्रू एजिमथ। मान लेते हैं ये बेयरिंग थी 045 की। एजिमथ इज क्वाड्रेंटल का मतलब ये है एजिमथ कैन नॉट बी मोर देन 90। अगर ये 045 है तो ये जो बेयरिंग है वो 135 डिग्री की होनी चाहिए। तो जब तुम बेयरिंग लोगे स्टारबोर्ड क्वार्टर पे मूव करते हुए, तो तुम्हारे को जो जैरो रिपीटर है, उस जैरो रिपीटर पे जो तुम्हारे को बेयरिंग मिलेगी, फिजिकल बेयरिंग, वो 135 की मिलेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, आई हैव जस्ट टेकन वन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब मान लेते हैं सूरज होता है यहाँ पर इस तरफ, तो क्या करते, फॉर एग्जाम्पल, एक समझने के लिए, एक इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ, तो तुम यहाँ पे जाते इस हिसाब से, ये जो एंगल बनता इसको कह देते हम एजीमथ, और ये जो एंगल बनता इसको क्या कह देते? ट्रू एजीमथ। तो मान लेते हैं इस वक्त भी एजीमथ की वैल्यू होती 045 सपोज, तो मुझे बताओ ट्रू एजीमथ की वैल्यू कितनी होती? 225। सिंपल सा फंडामेंटल। तो तुम्हारे जायरो रिपीटर पे जब तुम बेयरिंग पढ़ते फिजिकली, तो तुम्हारे को बेयरिंग मिलती 225 की। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना। Yes, sir. अब अगर मान लेते हैं, ब्लैक पेन हो गया, ब्लू पेन यूज करते हैं। अब मान लेते हैं सूरज या कोई भी बॉडी होती यहाँ पे, तो फिर एक वर्टिकल सर्कल पास करते, ये जो एंगल बनता इसको कहते हम एजीमथ, और ये जो एंगल बनता है इतना लंबा घूम करके उसको क्या कहते हैं? ट्रू एजीमथ। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. तो ध्यान से बनाओ, कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। इन सब की डेफिनेशन दिखाऊं या आप लोगों ने लिखी हुई है? सिर्फ चीजें समझा दूं? सर समझा दीजिए, बाकी डेफिनेशन सर लिखे हुए हैं। हाँ, वो इसलिए मैं बस जो मेजर चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हीं को हाईलाइट करके उन्हीं को ही एक बार रिवीजन कराना चाह रहा हूँ, और जो न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी करवाऊंगा। सर बट जो हम लोग एजीमथ से लेते हैं अपने जायरो रिपीटर से, हम तो बाद में उसको कैलकुलेट भी करते हैं ना। बेटा मैं समझाता हूँ। हमारे जहाज पे जो जायरो है, क्या वो एक मशीन है? हाँ या ना? यस सर। वो मशीन जो कि इंसान ने बनाई, क्या ये बात सही है? यस सर। उस मशीन में कोई एरर भी हो सकता है, क्या ये बात भी सही है? यस सर। तो वो जो एरर है वो हमारे बहुत काम का है। अगर उसमें आधा डिग्री 1 डिग्री का भी एरर होगा तो हम जाना होगा चीन, पहुंच जाएंगे जापान। क्या ये बात भी सही है? यस सर। तो वो जो मशीन है उसका कोई एरर होता है, उस एरर को हम जायरो एरर कहते हैं। तो जो मेन मास्टर जायरो होती है वो जायरो रूम में होती है, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर
और सारे ब्रिज के ऊपर हमारे जायरो रिपीटर्स लगे होते हैं। क्या ये बात सही है? यस सर। तो जायरो में अगर एरर है तो रिपीटर्स में भी एरर होगा, क्योंकि वो सारी सिंक्रोनाइज होती है जायरो के साथ में, है ना। तो जायरो रिपीटर का एरर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम हर वॉच पे जायरो का एरर निकालते हैं। तो जब हम फिजिकल रीडिंग लेते हैं ब्रिज विंग के जायरो रिपीटर से, तो वो जायरो की रीडिंग होती है, वो ट्रू रीडिंग नहीं होती। तो जायरो रीडिंग जो हमारे को मिलती है उसको हम नोट डाउन करके लिख के रख लेते हैं, और उसी वक्त की हम ट्रू बेयरिंग की एक कैलकुलेशन करते हैं कि अगर मेरे जहाज पे जायरो में कोई एरर नहीं होता तो मेरी सही बेयरिंग क्या आनी चाहिए थी, वो जो सही बेयरिंग, सही एजीमत क्या आना चाहिए था, उसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं पेपर पे, उससे हमारी एक वैल्यू आती है। उस वैल्यू को जो हमने फिजिकल रीडिंग ली होती है उसको कंपेयर करते हैं और उससे अपना जायरो एरर निकाल लेते हैं। अगर जायरो एरर हमारा 1 डिग्री तक आता है तो हम कुछ नहीं करते, हम उसको कुछ भी नहीं करते, ये मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जर्वेशनल एरर है। बट अगर हमारा एरर 2 डिग्री, 2.5 डिग्री कंटिन्यूसली 2, 3, 4 बार आता है तो हम जायरो रिपीटर को, जायरो को एडजस्ट करते हैं सही जायरो रीडिंग के लिए। क्या ये देखा है आप लोगों ने? हेलो? नहीं सर। कोई बात नहीं, इतनी बात समझ में आई। हम वो जो जायरो से जो करते हैं वो क्या करते हैं, हम यही चीज को फॉलो करने की कोशिश करते हैं बाय कैलकुलेशन। जो हमारी किताबें हैं, हमारी किताबें कौन सी हैं? हमारी किताबें हैं नॉटिकल एल्मनैक और लूरीज टेबल। इससे इन दोनों को यूज करके हम अपनी कैलकुलेशंस करते हैं, और जिस पॉइंट पे हम थे अगर वहां पे एक्चुअली हम रीडिंग लेते तो क्या आनी चाहिए थी, पर क्योंकि हमारे जायरो में जो एरर होता है उसकी वजह से कुछ हल्की फुल्की रीडिंग में फर्क आता है, और इसीलिए हम जायरो एरर हर वॉच में कैलकुलेट करते हैं। समझ में आई मेरी बात बेटा? किसने पूछा था? यस सर। क्लियर है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर? यस सर। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है, डोंट माइंड इट, बहुत सारे कैडेट्स को, बहुत सारे थर्ड ऑफिसर्स को भी ढंग से क्लैरिफिकेशन नहीं होती कि हम जायरो एरर क्यों निकालते हैं। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं ये नहीं कह सारे ऐसे होते हैं, इसलिए क्योंकि ये जिम्मेदारी टीचर्स की बनती है जो उनको पढ़ा रहे हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। इसलिए इसमें डिटेल में बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी शक है, कोई भी डाउट है, प्लीज आस्क मी फर्दर। यू मस्ट बी वेरी श्योर कि हम जायरो एरर क्यों निकालते हैं और क्यों हमारे लिए बहुत जरूरी है वो। किसी को कोई डाउट है प्लीज आस्क मी, मैं दोबारा समझा दूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हर ऑफिसर को ये क्लैरिफिकेशन होना चाहिए डिटेल में कि ये वाला काम हम हर वॉच पे क्यों करते हैं, ताकि वो सिंसियरली इस काम को करे। सॉफ्टवेयर में डाल करके सिर्फ दिखाने के लिए क्लाउडी स्काई ना लिख दे, एरर अनऑब्टेनेबल जानबूझ करके ना लिखे, सिंसियरली करे। ये जिम्मेदारी हमारी है आप लोगों को समझाने की। कितने लोगों ने देखा जहाज के ऊपर क्लाउडी स्काई नहीं होता, एरर अनऑब्टेनेबल लिख के हम एंट्री कर देते हैं लॉग बुक में। क्या ये बात सही नहीं है? यस सर। तो ये सही नहीं है। हम लोग कभी ना कभी फंस जाएंगे, कभी ना कभी अटक जाएंगे। क्या किसी ने कभी जहाज के ऊपर जायरो फेलियर देखा है? नहीं देखा। नो सर। चलो कोई बात नहीं, तो अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है। बहुत सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इफ यू फील द जायरो फेलियर विल बी देयर, then you have to move on to manual steering, and जो हम वेरिएशन डेविएशन निकालते हैं उसका यूज करके हमारे को एक कोर्स बनाना पड़ता है। जब वो कोर्स बनाओगे, मैनुअल स्टीयरिंग करोगे, तब समझ में आएगा कि इन सब चीजों का यूज क्या था। और अगर उससे उस दिन के लिए अगर तुम लोग तैयार नहीं होंगे तो उस दिन चीजें अटक जाएंगी। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब था। अब इसको यही खत्म करता हूँ, आगे बढ़े। सबको समझ में आया एजीमत पार्ट? यस सर। चल अब समझा रहा हूँ ट्रू ऑल्टीट्यूड। नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ट्रू ऑल्टीट्यूड। सब लोग एक काम करो, तो समझा रहा हूँ ट्रू ऑल्टीट्यूड। उसको समझाने के लिए एक अलग डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ, अलग सी डायरेक्शन में। दिल्ली में कुतुब मीनार है, मालूम है आप लोगों को? यस सर। ओके, अगर कुतुब मीनार जैसी कोई चीज हमारे पास है, एक इमेजिनेशन करो। बोर्ड पे कराता हूँ थोड़ी सी इमेजिनेशन, फिर समझ में आएगी मेरी बात। कोई बताएगा ऑल्टीट्यूड का बेसिकली मतलब क्या होता है? ऑल्टीट्यूड का अरे किसी को नहीं पता? ऐसे कैसे?
हाइट, सिंपल। हाइट सर। बिल्कुल सही बात है। ऑल्टीट्यूड का एक्चुअली मतलब होता है, अंग्रेजी का मतलब हाइट, किसी चीज की कितनी हाइट है ना। तो मैं कुतुब मीनार का एग्जांपल ले रहा था। अगर मान लो ये कुतुब मीनार है फॉर एग्जांपल, तो जमीन से जो उसकी हाइट है उसको हम ऑल्टीट्यूड कह सकते हैं, है ना। जैसे हम माउंट एवरेस्ट की एलिवेशन की बात करते हैं, उसके ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं, सिमिलरली इसका एक हाइट है, ठीक है। अब ये जो वर्ड है हाइट, हम किनारे पे इसकी हाइट, कुतुब मीनार की हाइट मीटर्स में कैलकुलेट करते हैं। क्या ये बात सही है? यस सर। हम मीटर में कैलकुलेट क्यों करते हैं? हम मीटर में कैलकुलेट इसलिए करते हैं क्योंकि हम मीटर में कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिंपल। बट अगर मैं अभी बाहर जाके सूरज को देखूं, अब सब लोग अपने घर से बाहर निकलो इमेजिनेशन पे, और बाहर जाके या छत पे जाके सूरज को देखो सब लोग। अब मुझे बताओ तुम्हारे से सूरज की दूरी कितनी है? पता नहीं, यही आंसर है ना? यस सर। क्यों? सर क्योंकि बहुत दूर है और इनफैक्ट तरीका नहीं कोई पता करने का। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमने आज तक नहीं बनाया जिससे हम सूरज को, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने जहाज पे देखा था इंफ्रारेड टेम्परेचर मशीन, जो आजकल मॉल्स में भी यूज करते हैं, एंट्री से पहले कोविड के लिए यूज कर रहे थे। क्या हमारे पास कोई ऐसी गन है कि मैं सूरज को वो दिखाऊं और मुझे डिस्टेंस मिल जाए? नहीं है। इसका मतलब हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे हम धरती से सूरज की हाइट किसी भी वक्त निकाल सकते। क्या ये बात समझ में आती है? यस। तो हमने एक तरीका क्या बनाया कि ये जो ऑल्टीट्यूड है, जो हाइट निकालनी है सूरज की धरती से, वो हमने एंगल में निकाली। बिकॉज पूरे धरती का जो गोल चक्कर है, वो जो एंगल बनता है वो 360 से ऊपर कभी नहीं बन सकता है। चाहे वो सर्कल छोटा हो, चाहे वो सर्कल बड़ा हो, चाहे सर्कल बहुत बड़ा हो, द एंगल सबटेंडेड इज ऑलवेज नॉट मोर देन 360 डिग्री। क्या ये बात सही है? यस सर। यस। तो ये जो ऑल्टीट्यूड था, यानी कि सूरज की ऊंचाई किसी पर्टिकुलर रेफरेंस से कितनी होगी, वो हम मीटर में नहीं निकाल सकते थे, इसलिए हमने वो चीज बनाई किसमें? एंगल में। ठीक, ये बात समझ में आती है? यस सर। ओके, अब आ जाओ स्टारबोर्ड ब्रिज विंग पे सब लोग। वही सुबह का 9:30 बजे का वक्त है और आपके स्टारबोर्ड क्वार्टर में आपको सूरज दिखाई दे रहा है। सब लोग पहुंचो। यस। अब मुझे बताओ, जो सामने होराइजन दिखाई दे रहा है तुम्हारे को, उसको क्या कहते हैं? विजिबल होराइजन सर। बिल्कुल सही बात है। जो होराइजन हमको दिखाई देता है उसको विजिबल होराइजन कहते हैं, और जो होराइजन हमको दिखाई नहीं देता उसको रैशनल होराइजन कहते हैं। क्या ये बात सही है? यस सर। अच्छा, रैशनल होराइजन हमें क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि रियलिटी में ऐसी कोई चीज है ही नहीं, वो एक कल्पना है, इमेजिनेशन है। वो एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन है। क्या ये बात सही है? आ रही है मेरी बात समझ में? अब समझते हैं। अब दो रेफरेंसेस हैं। दो रेफरेंसेस मतलब मान लेते हैं ये जो तुम्हारे को सामने दिख रहा है वो विजिबल होराइजन है, सपोज, है ना। ये रहा आपका सूरज। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है उसको मैंने कह दिया सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड। क्या ये बात सही है? यस सर। ये जो विजिबल होराइजन है, इसके थोड़ा सा नीचे एक रैशनल होराइजन है। सो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है उसको मैंने कह दिया ट्रू ऑल्टीट्यूड। क्या ये बात समझ में आती है? हेलो। यस सर। यस। इसका मतलब ये भी हुआ, जो ट्रू ऑल्टीट्यूड है ये नॉर्मली इज ऑलवेज मोर देन सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड। आती है बात समझ में? अब ये जो प्रैक्टिकली तुम जहाज पे देख रहे हो, यानी कि तुमने अपने विजिबल होराइजन से सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड लिया, उसको कॉपी पे उतार लिया, उस सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड पे पहले सेक्सटेंट का इक्विपमेंट का इंडेक्स एरर लगाया। क्या ये बात सही है? सर। मैं लिख ही देता हूँ। सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड पे तुमने इंडेक्स एरर लगाया तो तुम्हारे को मिला ऑब्जर्व्ड ऑल्टीट्यूड। क्या ये बात सही है? इस ऑब्जर्व्ड ऑल्टीट्यूड पे, क्योंकि तुम्हारी अपनी कोई हाइट है, तुम ब्रिज से लेते, तुम फर्स्ट अपर डेक से लेते तो अलग अलग वैल्यू आती,
तो तुमने अपने हाइट के हिसाब से एक डिप की करेक्शन लगाई और तुम्हारे को मिला एपरेंट ऑल्टीट्यूड। क्या ये बात भी सही है? इस एपरेंट ऑल्टीट्यूड से अलग अलग चीजों के लिए, यानी सूरज चांद सितारे अलग अलग चीजें, उसके हिसाब से तुमने टोटल करेक्शन लगाई और तुम्हारे को क्या मिल गया? ट्रू ऑल्टीट्यूड। तो मैंने तुम्हें अभी दिखाया। तो तुमने फिजिकली अभी जहाज पे जाकर के स्टारबोर्ड क्वार्टर पे लिया। अब जो तुमने फिजिकली स्टारबोर्ड क्वार्टर में जाके लिया वो तो फिजिकल चीज थी, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग थी। बट वही फिजिकल अंडरस्टैंडिंग को अगर हमें किताब में थ्योरी में समझना है तो हमने फिर क्या किया? एक रैशनल होराइजन बनाया, इसको 4 भाग में डिवाइड किया। यहाँ पे लिखा जेनिथ और ये हमारा सूरज था। हमने ये वर्टिकल सर्कल बनाया, ये रैशनल होराइजन था, ये जो डिस्टेंस रैशनल। नाउ दिस रैशनल होराइजन इज बेसिकली ये वाला पार्ट है ना। यहां से कितना ऊपर बॉडी, दिस इज ट्रू ऑल्टीट्यूड। क्या ये बात समझ में आई बेटा? यस है ना। और ये जो डिस्टेंस बच गया था उसको हमने कह दिया जेनिथ डिस्टेंस। और मैं इसको ऐसे नहीं याद कराता, मेरा एक तरीका है, आई कॉल इट एज जेनिथ का डिस्टेंस। मेरी बात याद रखना, बहुत आसान हो जाती है जिंदगी जब हम इसको हिंदी में याद करते हैं। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, जेनिथ का डिस्टेंस। आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट ऑल्सो इट इज नॉट जेनिथ डिस्टेंस, ये जेनिथ का डिस्टेंस है। इसके पीछे रीजन क्या है कुछ दिन बाद बात करूंगा। जेनिथ का डिस्टेंस। तो क्या ये बात समझ में आई? तीनों टर्म जो होराइजन सिस्टम में है। हेलो, यस सर। हाँ जी सर। चलो, अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक ब्रेक ले लें। मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ और ब्रेक के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन है, आइदर टू कंटिन्यू दिस और गो फॉर स्टेबिलिटी। चलो एक बार सेंसस करते हैं। नेविगेशन के लिए कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें। 17-18 लोग। नेविगेशन ही करवा लो सर। नेविगेशन ही करवा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही है नेविगेशन बेटा? यस थोड़े फंडे समझ में आ रहे हैं? इट्स वेरी इजी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर हम जो कॉपी पे किताब पे कर रहे हैं उसको हम जहाज पे जाके समझ लें, फिजिकली जहाज पे जाके समझ लें, तो नेविगेशन हवा रहेगा ही नहीं। नेविगेशन समझ में आने लगे कि हम कर क्या रहे हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल का मेल होना, समझ में आना जरूरी है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेट्स हैव अ ब्रेक के बाद मिलते हैं और फिर नेविगेशन को कंटिन्यू करेंगे आज जैसा आप लोग कह रहे हैं। ठीक है, चलो लेट्स हैव अ ब्रेक। थैंक यू सर।